बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन इज बेसिकली द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन हम करते किस तरह हैं? पावर को प्लस करते हैं और जो आंसर आता है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाता है। इसकी हमने बेटा कुछ एग्जांपल्स करी थी। फिर ये एक एग्जांपल मुझे आप लोगों ने करके दी थी। फिर इसके बाद हमने सीखा था ब्रैकेट की इंटीग्रेशन कैसे होती है। ब्रैकेट की इंटीग्रेशन में पावर प्लस होगी, फिर पावर नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। और डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई होगा? डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट। तो 3x-2 का डेरिवेटिव क्या आया था? यहाँ पे 3 आया था। और फिर 3 3 9 हो गया था। हमने फिर ये कुछ एग्जांपल्स और करी थी कि जब ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन होती है तो पावर तो प्लस होके नीचे आती है, और साथ साथ नीचे हमें ब्रैकेट के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना होता है। मतलब ब्रैकेट को भी नीचे डिफरेंशिएट करना है, उसके आंसर को बिना मल्टीप्लाई कर देते थे। और एंड में प्लस सी लिखना नहीं भूलना। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। क्या क्या सीखा था हमने? बेसिक इंटीग्रेशन और ब्रैकेट की इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स देखते हैं। अब हमें देखना है इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स। इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स। अब अगर हमारे पास एक सवाल हो, ये हमारे पास एक सवाल है, 3x+2 को हमें इंटीग्रेट करना है। और बाहर ये जो हमें नंबर्स दिए हुए ना, दीज आर आर लिमिट्स। ये हमारी क्या है? ये हमारी लिमिट्स हैं। अब जो नंबर ऊपर होता है ये इसे हम बोलते हैं अपर लिमिट, और जो नंबर नीचे होता है इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट। अब इसे सॉल्व किस तरह करते हैं? सबसे पहले हम इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जब आप 3x को इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 3x² अपॉन 2। और 2 के साथ क्या होगा? 2 के साथ वेरिएबल ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा +2x। और फिर इंटीग्रेट हो गया तो +c। अच्छा बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक कर्व है। इस कर्व का क्या मतलब है कि अभी आपको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। तो जब यहाँ पे लिमिट्स लिखी होंगी ना, तो ये कर्व बना हुआ होगा, इसका मतलब अभी ये जो इक्वेशन दी हुई है ये इंटीग्रेट नहीं हुई हुई। लेकिन जब आपने इंटीग्रेट कर ली है तो फिर आप ये कर्व नहीं बनाओगे, आप बना लोगे ब्रैकेट्स। इस तरह ब्रैकेट बनाओगे। यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे 1। अब आपको करना क्या होता है बेटा? पहले आप अपर लिमिट को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो वेरिएबल की जगह, और फिर आप लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हो इक्वेशन में वेरिएबल की जगह। और बीच में आता है माइनस का साइन। क्या मतलब हुआ? कि अगर आपके पास यहाँ पे अपर लिमिट 2 दी हुई है, तो आपने लिखा भाई, ब्रैकेट बनाया, 3x की जगह आ गया 2 का स्क्वायर अपॉन 2, +2 x की जगह आ जाएगा 2 + c। ये आपका एक ब्रैकेट बन गया। बीच में आ जाएगा माइनस साइन। फिर आप क्या लिखोगे? 3 लोअर लिमिट विच इज 1 का स्क्वायर अपॉन 2 + 2 x की जगह 1 + c। ये आ गया भाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 = 12, 12 डिवाइड बाई 2 इज 6। 2 2 = 4 + c। यहाँ पे बीच में माइनस साइन आया। 1 का स्क्वायर 1, 1 3 = 3, 3/2 इज 1.5 +2 1 = 2 + c। ये हो गया 10 + c -3.5 + c। अब ये माइनस साइन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.5 से भी और c से भी। ये माइनस साइन, तो -3.5 इज -3.5, -c इज -c। तो -3.5 - c। 10 - 3.5 होता है 6.5, और c - c हो जाएगा कैंसिल। तो ये 6.5 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 6.5 आपका आंसर आ गया। क्या ये क्लियर है बच्चों? क्या ये सवाल क्लियर है?
कि हमें करना क्या है, हमें जो इक्वेशन दी हुई है उसे इंटीग्रेट करना है, और फिर पहले हम अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस फिर हम लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने एक बात नोट करी कि यहाँ पे सी जो है वो कट हो गया। तो जब भी लिमिट्स का क्वेश्चन होगा ना, तो हमेशा सी जो है ना वो कैंसिल आउट हो रहा होगा। लिमिट्स के क्वेश्चन में हमेशा सी जो है वो कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूं कि वेन एवर देर इज अ लिमिट इन द क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज स्किप राइटिंग सी। हमेशा जब भी सवाल में लिमिट आएगी तो आपको सी लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? एज इट विल गेट कैंसल्ड, एज इट विल गेट कैंसल्ड। तो लास्ट क्लास में हमने जितने भी सवाल करे थे उसमें किसी भी सवाल में लिमिट्स नहीं थी, तो हमने हर सवाल में जो है वो प्लस सी लगाया था। लेकिन अब मैंने आपको क्या बताया कि जब भी लिमिट्स आएंगी तो हमें प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी एंड में हमेशा आके हमेशा कट ही हो जाता है। तो अगर एक चीज कैंसिल हो रही है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी सवाल में बच्चों लिमिट्स दी हुई होंगी, ये लिमिट्स है हमारी, जब भी सवाल में लिमिट्स दी होंगी हम लोग प्लस सी नहीं लिखेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। बेटा आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए हाथ में। अच्छा ये सवाल, ये साइन इंटीग्रल का है, इसका मतलब ये इक्वेशन अभी इंटीग्रेट नहीं हुई हुई, हमें इसे इंटीग्रेट करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब ब्रैकेट की इंटीग्रेशन देख लेते हैं भाई। 5x - 2 का होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 5x - 2 का 2 + 1 = 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट। बेटा 5x - 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 5x - 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। इससे पहले हम लोगों ने इतनी डिफरेंशिएशन पढ़ी है, 5x - 2 को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ रहा होगा। 5x - 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा। बेटा 5x - 2 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो ये क्या बन गया, 5x - 2 का क्यूब अपॉन 15। अब बच्चों हमने इंटीग्रेट कर लिया है, क्या मैं यहाँ पे प्लस सी लिखूंगा, मैं प्लस सी नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि सवाल में लिमिट्स दी हुई हैं। और अब यहाँ पे ब्रैकेट बन जाएगा, अपर लिमिट इज 4, लोअर लिमिट इज 1। तो पहले हम लोग डालेंगे अपर लिमिट का क्यूब माइनस लोअर लिमिट क्या है 5 1। बेटा इसका आंसर मुझे अलग से बता दें और इसका आंसर अलग से बता दें, ये तो आसान ही है। 5 1 = 5, 5 - 2 = 3, 3 का क्यूब 27/15, ये तो मैंने निकाल लिया भाई, चलो। इसका आंसर क्या आ रहा है, 18/15 का क्यूब। बल्कि नहीं, ये भी सही नहीं आया, 15 का भी तो क्यूब हो रहा होगा। इसको भी बेटा आप ही करके बताओ।
मैंने तो सिर्फ ऊपर का क्यूब निकाल लिया, 15 का क्यूब भी तो होगा। दोनों को अलग अलग कैलकुलेटर में डालो भाई। ये हो जाएगा 1/125। इसका आंसर बेटा फ्रैक्शन में बताओ, इसका आंसर क्या आ रहा है? 6/5 का क्यूब हो रहा है ना, 216/125। बेटा यही आ रहा है। और फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 215/125। बेटा अंजला, ये आप किसका आंसर बता रहे हो? बेटा पहले का आंसर तो ये आना चाहिए। 1/9। अच्छा सही है यार, आप मिक्स नंबर में क्यों बता रहे हो बेटा? फ्रैक्शन में तो यही आएगा ना। और फिर इसका ये आ गया 1/125, माइनस करा, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, ये क्लियर है भाई? अच्छा, ये लिमिट्स किस तरह अप्लाई हो रही है मैंने आप लोगों को ये सिखा दिया है। अब कहाँ अप्लाई होंगी ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, ये लिमिट्स के हमने दो सवाल करे हैं। ये अब सवाल मैं आपको कहाँ पे करने होंगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बस अभी हमने ये सीख लिया है बस, कि जब लिमिट्स आती है तो हमें करना क्या होता है। वही इंटीग्रेट करना है, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि प्लस सी हम लोग नहीं लिखेंगे। अब बेटा हम लोग ने सीखा था, जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, कि y जो है वो हमारी इक्वेशन होती है, और dy/dx जो है वो हमारा ग्रेडियंट होता है। और जब हम लोग y से अपनी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो हम लोग आ रहे थे dy/dx पे। जब हम लोग y को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो हम लोग dy/dx पाते थे, जो हमारा ग्रेडियंट होता था। तो इंटीग्रेशन में क्या हो रहा होगा, हम लोग dy/dx को इंटीग्रेट करेंगे तो हम वापस इक्वेशन पे आ जाएंगे। न्यू एरो बन गया। जब आप dy/dx को इंटीग्रेट करोगे तो आप अपनी इक्वेशन पे आ जाओगे। ये बात क्लियर है? जब इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx आ जाएगा, dy/dx को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, और फिर दो एग्जांपल आप लोग मुझे करके देना। अच्छा बच्चों, हमें dy/dx दिया हुआ है 3x+2, और पॉइंट दिया हुआ है 4,1। पहले पार्ट में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो अभी हमने क्या सीखा, कि अगर हमें dy/dx दिया हुआ है और हमें इक्वेशन पे जाना है, मतलब y पे जाना है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। पार्ट ए,
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x+2 है। तो हम करते हैं क्या है, टेकिंग इंटीग्रल और बोथ साइड्स, ये हो जाएगा डॉट डी एक्स, यहाँ भी डॉट डी एक्स आ जाता है। यहाँ हमारे पास बचता है y। जब भी हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास y बचेगा। और 3x की इंटीग्रेशन क्या है, 3x² अपॉन 2 प्लस 2x और फिर प्लस सी। बेटा यहाँ पे प्लस सी आएगा, आपने इक्वेशन को इंटीग्रेट करा, प्लस सी आ गया। अब आपको पॉइंट दिए में 4,1, तो y की वैल्यू 1 दी हुई है, x की वैल्यू 4 दी हुई है। जब आप इनको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। y की जगह 1, x की जगह 4। तो 1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जार 48 अपॉन 2 24 प्लस 8 प्लस सी। 24 + 8 होता है 32, 32 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 1 - 32 इज इक्वल टू सी। सी आ गया -31। तो अब ये सी की वैल्यू को जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी फाइनल। y इज इक्वल टू 3/2x² प्लस 2x -31। ये आ गया आप लोगों का आंसर। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है कि इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास dy अपॉन डी एक्स गिवन होता है। उस dy अपॉन डी एक्स की मदद से आप उस dy अपॉन डी एक्स को इंटीग्रेट करते हो तो आप y पे आ जाते हो, जो आपकी इक्वेशन होती है। लेकिन जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास प्लस सी आ जाएगा। और सी क्या होता है, कांस्टेंट नंबर। अब यहाँ पे हमें उस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सी की वैल्यू फाइंड आउट किस तरह करेंगे, सवाल में ही आपको एक पॉइंट दिया हुआ होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट को आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास सी कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और फिर सी कोऑर्डिनेट को आप वापस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सबको क्लियर ही है ना। ठीक है भाई। अच्छा, पार्ट बी। बच्चों क्या आप लोगों को याद है टेंजेंट और नॉर्मल में क्या फर्क है? डिफरेंशिएशन में पढ़ा था हम लोगों ने ये। टेंजेंट और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है? टेंजेंट और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है? क्या हुआ यार, याद नहीं आ रहा तुम लोगों को? ये हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि अगर एक कर्व है तो एक लाइन होती है टेंजेंट और एक होती है नॉर्मल। तो कर्व का ग्रेडियंट और टेंजेंट का ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब सेम होता है। और कर्व का ग्रेडियंट और नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। मतलब अगर कर्व का ग्रेडियंट m है तो टेंजेंट का ग्रेडियंट भी m होगा, और नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या होगा, -1/m। मतलब अगर आपके पास कर्व का ग्रेडियंट 2 आया है तो टेंजेंट का भी 2 होगा, लेकिन नॉर्मल का होगा -1/2। ये बात हमने सीखी थी बेटा, कि कर्व के ग्रेडियंट में और टेंजेंट का ग्रेडियंट सेम होता है, और नॉर्मल का ग्रेडियंट होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो ये जो पॉइंट था ये सवाल में अप्लाई होगा। आपसे मांगा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो पहले आप कर्व की ग्रेडियंट निकाल लो। कर्व का ग्रेडियंट किस तरह आएगा, आपके पास सवाल में dy अपॉन डी एक्स दिया हुआ है। dy अपॉन डी एक्स जो है वो ग्रेडियंट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आप करोगे क्या, x की जगह 4 सब्स्टिट्यूट करोगे। 3x की जगह आपके पास आ जाएगा 4 + 2। 3 4 जार 12 प्लस 2 इज 14। यह आपका आ गया है ग्रेडियंट। अब अगर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करो तो जो कर्व का ग्रेडियंट है वही टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा। तो टेंजेंट का ग्रेडियंट है 14। तो मैं निकाल रहा हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो स्ट्रेट लाइंस होती थी।
तो उनके लिए हम इक्वेशन क्या इस्तेमाल करते थे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा और 14 हो जाएगा हमारा ग्रेडियंट। तो y माइनस वन इज इक्वल टू 14 x माइनस 4। तो y माइनस वन इज इक्वल टू 14x माइनस 56। माइनस वन यह है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। y इज इक्वल टू 14x माइनस 55। ये आ गया आपका आंसर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। बेटा आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था ना कि ये हम लोग ओ लेवल्स में यूज़ करते थे एम एक्स प्लस सी। ए एस में हम क्या यूज़ करते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। आपने मेरे ख्याल से मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी तक की क्लासेस ली नहीं थी ना, तो बेटा उसकी रिकॉर्डिंग देख लो, उसमें ये चीज़ जो है ना ये समझाई हुई है। ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते हैं। वो हमें पता है इक्वेशन तो सेम ही होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई का कोऑर्डिनेट होगा वन, एक्स का कोऑर्डिनेट होगा फोर। अब ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, अगर हमारे ग्रेडियंट कर्व का 14 था, तो नॉर्मल का ग्रेडियंट होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो 14 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, यहाँ पे 14/1 लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/14, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। मतलब अब हमारा ग्रेडियंट जो है वो -1/14 होगा। तो y-1 इज इक्वल टू -1/14 x-4। अब बच्चों 14 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14y-14 इज इक्वल टू -x+4। 14 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस हो जाएगा। 14y इज इक्वल टू -x+18। ये आ गया आपके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा, इस सवाल में फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास एक dy/dx दिया था और एक पॉइंट दिया हुआ था। हमसे कर्व की इक्वेशन मांगी थी, टेंजेंट की मांगी थी और नॉर्मल की मांगी थी। तो हमने करा क्या, y को आइसोलेट नहीं करेंगे बेटा, अगर इस सवाल में बोला हुआ है तो करेंगे, वरना जरूरत नहीं है ना। अगर सवाल में मेंशन किया हुआ है ना कि गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आप 14 को डिवाइड भी कर देना। लेकिन ऐसे बहुत कम ही आती है रिक्वायरमेंट। अब अगर आपसे कर्व की इक्वेशन मांगी है, तो आप dy/dx को इंटीग्रेट करोगे तो c आ जाएगा। हमें c की वैल्यू निकालनी है। इस c की वैल्यू निकालने के लिए हम पॉइंट्स को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारी कर्व की इक्वेशन बन गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल किस तरह निकलेगी, हमारे पास जब dy/dx दिया हुआ होगा, तो हम अपने x पॉइंट को जब dy/dx में डालेंगे तो जो आंसर आ रहा होगा वो आपका ग्रेडियंट होगा। अब ग्रेडियंट आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में जो कर्व का ग्रेडियंट है वही टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा, और पॉइंट्स आप यहाँ से ले लोगे। सब सब्स्टिट्यूट करा बेटा, आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इसी के बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में सेम इक्वेशन का इस्तेमाल करा, बस फर्क क्या होगा, पॉइंट्स भी सेम होंगे, सिर्फ ग्रेडियंट जो है इक्वेशन का वो अब नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 14 बन गया था -1/14। बेटा सब बता दें चैट बॉक्स में, सवाल क्लियर है? अगला सवाल आप लोगों को करने हैं।
बेटा ये 0.2 है। बेटा ये सवाल करें। ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 5 मिनट है। 5 मिनट दे रहा हूँ, ये सवाल करो, इसके बाद मैं करूँगा।
हाँ भाई, हो गया सवाल। चलो भाई चेक करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स दिया हुआ है 2x+1। पॉइंट्स दिए में 2, 1। पहले पार्ट में बोला है इक्वेशन ऑफ द कर्व बताओ, दूसरे पार्ट में बोला है टेंजेंट और नॉर्मल का बताओ। अब अगर आपको डी वाई अपॉन डी एक्स दिया हुआ है और आपको कर्व की इक्वेशन मांगी है, तो आप डी वाई अपॉन डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे। तो पार्ट ए में क्या करते हैं आप लोग? डी, बेटा ऐसे बोलते हैं इंटीग्रल, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। और डी एक्स है ना यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो हम डी एक्स लिखेंगे। 2x+1 डॉट डी एक्स। अब ये डी एक्स और डी एक्स कैंसिल हो जाता है, ये इंटीग्रल और डी कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचता है y इज इक्वल टू 2x की इंटीग्रेशन होगी 2x² अपॉन 2। 1 की जगह आ जाएगा x+c। 2 और 2 सिंप्लीफाई, y इज इक्वल टू x² + x+c। अब c की वैल्यू निकालनी है, तो ये पॉइंट्स दिए में 2, 1। y की जगह आ जाएगा 1, x की जगह आ जाएगा 2। 2 का स्क्वायर 4, 4+2 इज 6। 6 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। c की वैल्यू आ गई -5। इस -5 को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ कर देंगे ना। तो y इज इक्वल टू x² + x−5। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब पार्ट बी में हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बेटा ये बताएं जरा, ये सही आई थी आप लोग की इक्वेशन? बेटा ये इक्वेशन सही आई थी? यस, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, पार्ट बी में बोला हुआ है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए पहले पहले तो हमें ग्रेडियंट चाहिए होगा। ग्रेडियंट किस तरह आएगा? जब आप अपने पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को डी वाई अपॉन डी एक्स में सब्स्टिट्यूट करोगे। ये आ गया ग्रेडियंट 5। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, ये आ गया आपका ग्रेडियंट। तो कर्व का ग्रेडियंट और टेंजेंट का ग्रेडियंट तो सेम होता है। तो टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा 5 और पॉइंट्स ये दिए हुए, y−y1 इज इक्वल टू m x−x1। y−1 इज इक्वल टू 5 x−2। y−1 इज इक्वल टू 5x−10। y इज इक्वल टू 5x -10 + 9 इज -9। ये आ गया आंसर। बेटा आप लोग आंसर यही आ रहा था? पक्का आ रहा था ना भाई? या सब ऐसे यस यस कर रहे हो? नहीं नहीं, पिक्चर नहीं भेजो यार, बस भरोसा कर लेते हैं तुम लोगों पे। पार्ट सी क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल में क्या चेंज होगा? यही इक्वेशन होगी, यही पॉइंट्स होंगे। ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? ग्रेडियंट हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो 5 का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है -1/5। तो आपने यहाँ क्या लिखा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। y−y1 इज इक्वल टू m x−x1। कोऑर्डिनेट आपके पास y का था 1, ग्रेडियंट आ गया -1/5 और x कोऑर्डिनेट था 2। जब भी ग्रेडियंट फ्रैक्शन में आए, डिनोमिनेटर को उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो 5 × y इज 5y -5 इज इक्वल टू -1 × x इज -x।
-1 इंटू -2 इज +2, तो 5y इज इक्वल टू -x, 2 + 5 इज 7। ये आ गया आप लोगों का आंसर। बच्चों क्लियर है? अच्छा भाई, एक और सवाल। अच्छा भैया, हमारे पास सवाल है। जी बेटा अंजिला, ये भी सही है, कोई मसला नहीं है करने में। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक dy/dx दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है। क्या करेंगे, इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो आप करोगे क्या, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रल लिखा, dy/dx एज इट इज आ गया, डॉट dx, सीधे हाथ पे भी इंटीग्रल लिखा, इक्वेशन एज इट इज लिख दी, डॉट dx। ये dx और dx कैंसिल, ये इंटीग्रल और d कैंसिल, यहाँ बच गया y इज इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 3x² बन जाएगा 3x³ अपॉन 3 प्लस 5x² अपॉन 2 प्लस 3x प्लस c। ये 3 और 3 सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू x³ प्लस 5/2 x² प्लस 3x प्लस c। अब y की जगह 5, x की जगह 1, तो 5 इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 5/2 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 5/2 इज 2.5 ना, और 3 1 ज़ार 3। अब ये कितना हो जाएगा, 1 + 2.5 3.5 प्लस 3 इज 6.5, 6.5 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस, सी की वैल्यू आ रही है -1.5, तो -1.5 को आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो y इज इक्वल टू, अब आप लोग की मर्जी, आप लोग 1.5 लिखो या 3/2 लिखो, आपका आंसर अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो भी ठीक है। y इज इक्वल टू x³ प्लस 5/2 x² प्लस 3x माइनस 1.5, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब तक तो आप लोग का हाथ इस पे सेट हो गया होगा। अब पार्ट बी में क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। करना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किस तरह आएगा, dy/dx में x की जगह हम 1 डाल देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 3 ज़ार 3, 5 1 ज़ार 5, 3 + 5 8 + 3 11। ग्रेडियंट आ गया आप लोगों के पास 11। अब अगर आप बना रहे हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या होगा, पहले आप इक्वेशन लिख दो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 और 5, मतलब y की जगह 5, x की जगह 1, और टेंजेंट में ग्रेडियंट एज इट इज सेम आ जाता है। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 11 एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा 11x - 11, -5 मान आगे प्लस हो जाएगा, -11 + 5 इज -6। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इसी तरह अगर आपसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मांगी हुई है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई कोऑर्डिनेट 5 ही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होता है, ग्रेडियंट। 11 क्या बन जाएगा, -1/11 एक्स माइनस वन। 11 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई। 11y - 55 इज इक्वल टू -1 × x इज -x, माइनस माइनस प्लस, -55 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 11y इज इक्वल टू -x + 56, ये आ गया आपका आंसर। बेटा क्या आप लोगों को dy/dx से कर्व की, टेंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन बनाना आ गई है? जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होते थे, तो यहाँ पे हमारे पास y दिया होता था, तो हम उस y से कर्व की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन बनाते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें dy/dx दिया हुआ है, तो हम लोग dy/dx से टेंजेंट की और नॉर्मल की और कर्व की इक्वेशन बना रहे हैं। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों इंटीग्रेशन के हमारे पास दो चीजें और रह गई हैं, इक्वेशन ऑफ एरिया अंडर द कर्व और वॉल्यूम अंडर द कर्व। अब एरिया और वॉल्यूम जो है ना, वो हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेशन से बाय यूजिंग लिमिट्स, जो कि हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, बस आज की क्लास जो हमने पढ़ी है और लास्ट क्लास जो पढ़ी हुई थी, वो आप लोग बेटा रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में, ताकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है भाई, क्या आज की क्लास में कोई मसला है? आज की क्लास में कोई ऐसी चीज़ है जो रिपीट करानी हो? नहीं सर, ऑल क्लियर, क्लियर है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह 6 बजे। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।